साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं देवेंद्र दास आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ा ही सोचने की कहानी है कि एक नौकरानी एक झटके में 200 करोड़ की मालकिन कैसे बन जाती है। आप कहानी पूरी देख सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल एक लड़की जिसका नाम प्रीति होता है, वो एक सरकारी ऑफिस में जाती है और कहती है कि साहब, मुझे काम चाहिए, आप मुझे काम दे दीजिए। साहब जब सामने देखता है तो एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई होती है। वो उसे देखता ही रह जाता है, लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, वो उसे बस देख ही रहा था। लेकिन इसी बीच लड़की अपनी बहुत सारी दलीलें देती है। कहती है कि वो बहुत गरीब है, उसके मम्मी पापा बीमार है। ये सब बहाने बना बना करके उस अधिकारी से वो शादी कर लेती है। जैसे शादी करती है, थोड़े दिन बढ़िया से बीतते हैं। एक दिन वो कहती है कि वो उसके साथ रहना नहीं चाह रही। अधिकारी भी उससे परेशान हो रखा था और कहीं न कहीं उस लड़की से वो मुक्ति चाहता था, दूर होना चाहता था, दूसरे रास्ते चलना चाहता था, उस लड़की के साथ साथ ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता था। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट तो जाऊंगी, पर उसके लिए तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, उसके लिए तुम्हें अच्छी खासी रकम देनी पड़ेगी। वो कहता कितने देनी पड़ेगी? तो कहती है कि उसे कम से कम 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्योंकि अधिकारी भी बहुत परेशान हो रखा था, तो वो कहीं न कहीं 20 लाख रुपए अरेंज करके उस लड़की को देता है और लड़की वहाँ से चली जाती है। ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कम से कम 7 शादियाँ की और सबसे पैसे लूटे और फिर छोड़ के एक से लूटे, दूसरी कर ली, फिर उसे लूटा, तीसरे से कर ली। ऐसे 6 शादियाँ करी और 7 में भी करने के बाद में वो कहाँ पकड़ी जाती है, कैसे पकड़ी जाती है, आइए आपको कहानी के अंत में पता लगता है कि आखिर वो पकड़ी कैसे गई। दरअसल कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे से। मुरादनगर के रहने वाले एक व्यक्ति जो जैसे अपनी उम्र की दहलीज पार कर रहे थे, वैसे वैसे पैसे की उन पे अकूत संपत्ति इकट्ठी हो रही थी। वो और कोई नहीं थे, UIMT कॉलेज के चेयरमैन थे और धीरे धीरे उनके 2 कॉलेज हो रखे थे, कई सारे मकान थे, कई कॉम्प्लेक्स थे। मतलब लगभग जो सारी प्रॉपर्टी थी UIMT के चेयरमैन पे लगभग 200 करोड़ की थी। होता क्या है, 2021 के समय इनके एक बेटी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होता है, लोग उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं, हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब इनके परिवार में जो बचता है वो उनकी पत्नी, एक बेटी और एक बेटा। एक बेटा मर चुका था, बचता एक बेटा जो कि विकलांग तो था ही, साथ ही मंद बुद्धि भी था। लड़की डॉक्टर थी, उसकी कुछ दिनों बाद शादी कर देते हैं। लेकिन जो UIMT के चेयरमैन होते हैं वो कहीं न कहीं जवान लड़के का गम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अंततः उनका भी देहांत हो जाता है। अब परिवार में बढ़ती हैं उनकी पत्नी सुधा सिंह, जो कि अब UIMT की ग्रुप की चेयरमैन है, उनका बेटा जो कि मंदबुद्धि है और विकलांग भी है, उनकी एक बेटी जो डॉक्टर है। परिवार के लोग थर्ड स्टेज का कैंसर डिटेक्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं परिवार की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।
लेकिन उससे पहले तो ज़िंदगी में मुश्किलें चल ही रही थी। सुधा सिंह के कैंसर डिटेक्ट होने से पहले इनका बेटा जो मानसिक रूप से विकलांग होता है और शारीरिक रूप से भी विकलांग होता है, जिसकी शादी अमरोहा के एक लड़की से बड़ा ही खुशहाल पूर्वक से होती है। लेकिन जैसे वो घर आती है, सुहागरात की रात, जब वो देखती है कि उसका जो पति है, जिसका नाम शिवम है, वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त है और विकलांग भी है, वो अगले दिन छोड़ के चली जाती है। फिर सुधा सिंह की स्थिति भी खराब हो रही थी। इसी बीच सुधा सिंह को एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम सचिन होता है, जो मुरादनगर के नूरपुर के गांव का रहने वाला होता है। वो कहता है कि मैडम, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आपके लिए एक नौकरानी कहीं से ढूंढ दी जाए, जिससे आपके परिवार का जो सहयोग है वो हो सके। तो उनको भी लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ, कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति हो जो हमारे बेटे को और हमें इस स्थिति में ध्यान दे सके। तो वो सचिन सिंह जो होता है, वो प्रीति नाम की लड़की, जो कि उसकी रिश्ते में दूर की भांजी लगती है, उसको सुधा सिंह के घर छोड़ देता है। वो सुधा सिंह की उनके बेटे शिवम की अच्छे से केयर करती है। यही नहीं, वो पूरी तरीके से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने देती। मामला नया मोड़ अगस्त 2023 में फिर लेता है। सुधा सिंह हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी स्थिति जीवित रहने के लायक नहीं है। तभी वो जो नौकरानी होती है, वो सुधा सिंह के पास जाती है और कहती है कि आंटी, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो मैं शादी आपके बेटे शिवम के साथ कर लूँ। फिर क्या था, बड़ी धूमधाम से वहाँ फूल मालाएं मंगवाई जाती हैं और हॉस्पिटल में ही एक दूसरे को जयमाल डाल दी जाती है, जिसे प्रीति सिंह एक विवाह का नाम दे रही थी। अब क्या था, जो सुधा सिंह होती हैं, उनकी फिर मृत्यु हो जाती है। शिवम, उनका बेटा, घर में रह रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो मानसिक रूप से विकलांग था। ना तो उसे मम्मी का पता, ना नौकरानी का पता, ना पत्नी का पता। अब जो प्रीति होती है, वो अपनी मौसी को बुलाती है वहीं, और सचिन की बहन को बुलाती है, क्योंकि वो अकेला महसूस कर रही थी। और सचिन भी आना जाना शुरू हो जाता है। नौकरानी, उसकी मौसी, सचिन की बहन, इन सब का घर आना जाना शुरू हो रखा था। इसी बीच एक दिन डॉक्टर आकांक्षा, जो कि शिवम की बहन थी, वो घर आती हैं तो देखती हैं कई सारे लोग, 3-4 लोग घर में हैं। वो कहती हैं, भाई तुम लोग नौकर थे, अब यहाँ से चले जाओ, अब मेरी माँ तो रही नहीं। वो नौकरानी कहती है कि अब वो ना इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन है। उसने शिवम से हॉस्पिटल में शादी कर रखी है। बहसबाजी ज़्यादा बढ़ती है। प्रीति 112 नंबर पे कॉल करती है, पुलिस आती है। पुलिस भी कहीं ना कहीं डॉक्टर आकांक्षा को गलत समझती है और उन्हें डांटती है। वो सीधे सीधे गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के पास जाती हैं और आगे ऐसे नहीं जाती, कुछ दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत करती हैं। वो दस्तावेज क्या थे? दस्तावेज में ये था कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मरने से पहले सुधा सिंह ने अपने बेटे को न करते हुए सारी की सारी डॉक्टर आकांक्षा को कर दी थी। जैसे ही ये सारे कागज पुलिस कमिश्नर देखते हैं, उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वो मामले की जांच मुरादनगर के एसएचओ जो होते हैं उनको देते हैं और कहते हैं कि मामले की गहनता से छानबीन हो और जो दोषी हों उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब पुलिस जांच कर रही थी, इसी बीच एक नाम बार बार आ रहा था। वो नाम था सचिन का। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है
कि दरअसल जो प्रीति है वो उसकी दूर की भांजी है और उसने इससे पहले एक अधिकारी से शादी करी थी, उससे 20 लाख रुपए लिए थे। ऐसे ऐसे उसने 6 शादियां करी थी। बाद में मैंने उससे कहा कि ऐसा ऐसा एक मैटर है, उनके घर में कोई नहीं है, एक मैडम है, उनके यहाँ तुम्हें नौकरानी बन के रखेंगे, एक बार में उनका चूंकि अकेला बेटा है तो सारी प्रॉपर्टी बेटी की होगी, तुम शादी कर लेना और सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। और बाद में सचिन और प्रीति आपस में आधा आधा जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइड कर लेंगे। ये सब षड्यंत्र का सूत्रधार था सचिन और कर्णधार थी प्रीति। वो ये सोच बैठी कहीं न कहीं अब वो उस घर की मालकिन बन गई है और वो शायद ये भूल बैठी थी कि जब शादी हुई थी उससे पहले जो शिवम की माँ यानी सुधा सिंह थी, उन्होंने सारी की सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करा दी होगी या करा दी गई थी। वो उसे इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी। वो यही सोच के बैठी थी कि अब माँ मर गई है, जो शिवम है वो तो मंदबुद्धि है और विकलांग भी है, तो अब वो मालकिन बन के मौज काटेगी, सचिन भी मौज काटेगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। दोनों को दोनों पुलिस ने तमाम कानूनी कार्रवाई करते हुए अभी जांच ही चल रही है और पूरी तैयारी चल रही है उन्हें जेल भेजने की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र फिजियो सफ़र। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे।